नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त कहानी देवरा पार्ट 1, जिसमें आपको मिलेगा रोमांच, सस्पेंस और एक ऐसी यात्रा जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। 1996 के मुंबई वर्ल्ड कप के दौरान एक छोटे से गांव में खतरनाक तस्करी के साथ एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। क्या देवरा अपने देश और गाँव को बचा पाएगा? देवरा पार्ट 1 की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो अगर आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कहानियाँ सुन सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने लकी भास्कर मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी 1996 में शुरू होती है, जहां मुंबई में गृह मंत्री और रॉ के कुछ बड़े अफसरों की मीटिंग चल रही थी। असल में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था, लेकिन इधर खुफिया एजेंसियों को खबर मिलती है कि गैंगस्टर दया और उसका भाई ये थी कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। इसीलिए पुलिस इनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक गांव रत्नागिरी पहुंच जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर राघव की। ये भाई साहब पूरे जोश में गांव में तहकीकात शुरू कर देते हैं। गैंगस्टर तो दूर दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन राघव को वहाँ के लोकल समुद्री लुटेरों के बारे में खबर मिलती है। तभी उनकी नजर एक बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम है सिंगप्पा। तो राघव सिंगप्पा से मिलने पहुँचता है। अब राघव उसे घेरने की कोशिश करता है और बोलता है, देख भाई, अगर तू रत्नागिरी और यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ बता देगा तो ये हीरे की अंगूठी तेरी। लेकिन सिंगप्पा बड़ा टेढ़ा बंदा था, उसने वो अंगूठी सीधे समुद्र में फेंक दी। अब राघव को अंगूठी के पीछे कूदना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है, उसकी हवा टाइट हो जाती है। उसे वहाँ इंसानी कंकालों का ढेर दिखता है। घबराकर जैसे तैसे वो ऊपर आता है और सिंगप्पा उसे एक कहानी सुनाने लगता है। सिंगप्पा कहता है, ये जो 4 गाँव है ना, पहाड़ पर बसे हुए, इनकी अपनी अलग दुनिया है। और इनके लोग तो ऐसे थे कि समुंदर से आने वाले हर खतरे को धूल चटा देते थे। अंग्रेज भी इनसे कांपते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इन वीरों की वीरता का कोई मतलब नहीं रहा। फिर क्या, ये लोग अपना पेट पालने के लिए समुंदर में जहाजों से माल चोरी करने लगे। और मजे की बात यह है कि ये काम 4 गाँव के मुखिया मिलकर करते थे। पहला था देवरा, दूसरा भैरा, तीसरा रायप्पा और चौथा कुंजरा। ये बंदे न सिर्फ बलशाली थे, बल्कि इनके लोग भी बड़े जुगाड़ू थे। मतलब हर कोई अपने अपने हुनर में माहिर। इन्हीं हुनरों की वजह से ये बड़े बड़े जहाजों का माल उड़ा लेते थे। लेकिन भाई, ये तो नहीं है कि कोस्ट गार्ड वालों ने इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये 4 गांव के लोग इतनी चालाकी से काम करते थे कि कोस्ट गार्ड की नजरों से हमेशा बच निकलते थे। और असली मास्टरमाइंड था मुरुगा। ये विदेश से इलीगल तरीके से सामान मंगवाता था और 4 गाँव वाले उसके लिए काम करते थे। मुरुगा इन लोगों को इतना माल देता था कि इनकी जिंदगी सेट थी। तो बस कहानी यहीं से ट्विस्ट लेना शुरू करती है। तो गाँव की कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। मुरुगा के चलते पूरे गांव वाले अच्छी लाइफ जी रहे थे। मतलब इतना पैसा मिल रहा था कि किसी को कोई टेंशन नहीं थी। काम बस एक जहाज का माल उड़ाना और मुर्गा को खुश रखना। गांव वाले मुर्गा को अपने मसीहा की तरह मानते थे। अब इन 4 गांवों में देवरा सबसे ज्यादा फेमस था। उसकी इज्जत हर कोई करता था। देवरा की बीवी उससे जान से ज्यादा प्यार करती थी, और उसकी माँ जब तक देवरा घर नहीं लौटता वो सोती ही नहीं थी। लेकिन सबसे प्यारा रिश्ता था देवरा और उसके बेटे वारा का। वारा तो अपने बाप को सुपर हीरो मानता था। वो हर रात देवरा से उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर सोता। लेकिन देवरा अपने बेटे को हमेशा पूर्वजों की गाथाएं सुनाना चाहता था। लेकिन वारा को कहाँ कोई और सुननी थी, उसे तो अपने पापा की कहानी चाहिए थी। अब कहानी में आता है गांव का सबसे बड़ा फेस्टिवल। हर साल 4 गांव वाले मिलकर शस्त्रों की पूजा करते थे। उनके लिए ये शस्त्र भगवान से कम नहीं थे। और इस फेस्टिवल का हाईलाइट था संग्राम। ये संग्राम गांवों के बीच होता था, जिसमें जो जीतता वो शस्त्र अपने गाँव ले जाता। ये परंपरा सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस बार देवरा का मूड कुछ और था। उसने कहा, ये प्रथा हमारे पूर्वजों के जमाने की है। तब लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब हम सब भाई भाई हैं। ये शस्त्र हर गांव में घूमने चाहिए, ताकि हर गांव को पूजा का मौका मिले। बस यही बवाल शुरू हो गया। सबसे बड़ा विरोध भैरा ने किया। उसने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा शुरू की थी और ये हमेशा चलेगी। हम यहाँ लड़ाई करने आए हैं, समझौता करने नहीं। तो अब संग्राम शुरू होता है। हर गाँव से सिर्फ 2 लोग लड़ सकते थे। मैदान में खून पसीना बहा और आखिर में भैरा और देवरा बच गए। दोनों के बीच फाइट तो ऐसी हुई जैसे महाभारत का मैदान हो। दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से भारी थे। हर वार हर मूव ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपनी जान की बाजी लगा रहे हों। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ शस्त्रों की नहीं, उनके सिद्धांतों की भी थी। भैरा परंपरा को बचाना चाहता था और देवरा बदलाव लाना चाहता था। आगे की कहानी में असली ट्विस्ट आता है। देवरा को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जो काम वो और बाकी गाँव वाले कर रहे थे, वो सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि उससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा था। कोस्ट गार्ड ऑफिसर की बातें उसकी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देती हैं। उसे एहसास हुआ कि जिस माल को वे काम समझकर निकालते थे, वह असल में बम और हथियारों का जखीरा था, जो देश में आतंक मचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। देवरा को यह भी पता चला कि उसके गांव के लड़के की मौत उसी माल की वजह से हुई थी। लड़का जिसे बाहर पढ़ाई के लिए भेजा गया था, वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहा।
ऑफिसर की बात, जब तक तुम जैसे शैतान जिंदा हो हमारी लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी, देवरा के दिल पर गहरा वार करती है। शर्म और पछतावे से भरकर देवरा अपनी गलती को समझ चुका था, लेकिन तभी बहरा ऑफिसर्स पे अटैक कर देता है। उनके लिए यह चोरी उनका गर्व, रोजगार और जिंदगी जीने का तरीका था। बहरा गुस्से में देवरा से कहता है, तू तो गांव का सरताज था, अब तू हमें बीच रास्ते में छोड़ने की बात कर रहा है। ये कोस्ट गार्ड वाले बस हमें डराने आए हैं। लेकिन देवरा अब चुप नहीं था। उसने बहरा और बाकी लोगों से कहा, भाई अब आंखें खोलो, ये काम जो हम सालों से कर रहे हैं यह कोई बहादुरी नहीं है। हम उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो हमारे ही देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बहरा मानने को तैयार नहीं था। उसने बाकी गांव वालों को भड़काया और कहा, देवरा डर गया है, अब ये हमारा लीडर नहीं बन सकता, अगर इसे रोकना है तो हमें खुद कुछ करना होगा। इसके बाद बहरा और उसके साथियों ने कोस्ट गार्ड वालों पर हमला कर दिया। जहाज पर खून खराबा शुरू हो गया। कोस्ट गार्ड वाले हथियारों से लैस थे, लेकिन गांव वालों की बहादुरी भी कम नहीं थी। देवरा खुद को दो रास्तों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ उसके अपने गांव वाले थे जो उस पर भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ सच जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। आखिरकार देवरा ने कोस्ट गार्ड का साथ देने का फैसला किया। उसने अपने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहरा के गुस्से और अहंकार ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जहाज पर आग लग गई और सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ गया। आखिर में देवरा ने अपने गांव वालों और कोस्ट गार्ड के बीच शांति बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कोस्ट गार्ड ऑफिसर पर गांव वालों का हमला और बढ़ता जा रहा था, लेकिन देवरा ने अपने लोगों को रोकने का पूरा प्रयास किया। जब बहरा ऑफिसर को मारने ही वाला था, तभी देवरा ने अपने खंजर को उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे धमकाया और वहां से भगा दिया। बहरा और उसके साथी सारा माल लेकर चले गए, लेकिन देवरा ने वहीं रुककर कोस्ट गार्ड ऑफिसर से वादा किया कि अब से कोई भी जहाज से माल चोरी नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो देवरा खुद उन्हें सजा देगा। अगले दिन जब वरा मुर्गा के पास माल देने गया तो देवरा भी वहां पहुंचा और मुर्गा को साफ कह दिया कि अब उसका माल चुराने का काम बंद हो चुका है। देवरा ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने जहाज से माल चुराने की कोशिश की तो वो उसे गंभीर सजा देगा। देवरा को यह भी समझ में आ चुका था कि मुर्गा ने जानबूझकर गांव वालों को यह नहीं बताया था कि कंटेनर में हथियार और बम होते हैं, जिनकी वजह से देश में आतंक फैलता है। यह जानने के बाद देवरा ने मुर्गा के काम को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। हालांकि बहरा और कुंजरा को देवरा का यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने देवरा पर हमला कर दिया, लेकिन देवरा ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया और उनकी पीठ पर खंजर से एक निशान बना दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने फिर से जहाज से माल चुराने की कोशिश की तो वह उन्हें इसी तरह सबक सिखाएगा। इसके बाद देवरा ने सारे हथियार और बम वहीं नष्ट कर दिए। अब देवरा ने समुद्र और देश की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया था। गांव वालों में देवरा का डर बैठ गया था। अब कोई भी जहाज से चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे गांव के लोग मछली पकड़ने का काम करने लगे। हालांकि बहरा अब भी देवरा को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। उसने एक योजना बनाई और अपने भाई का रिश्ता रायप्पा की बहन से तय करवा दिया, जो अंधी थी। रायप्पा को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा और उसने देवरा को शादी में आमंत्रित किया। शादी के दिन देवरा भी वहां पहुंचा और अपनी सभी पुरानी कड़वाहट को भूलते हुए शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह न सिर्फ अपनी उपस्थिति से माहौल को खुशनुमा बनाता है, बल्कि खुशी खुशी डांस भी करता है। यह पल दिखाता है कि देवरा, जिसने अपने अतीत की गलतियों से सीख ली थी, अब एक नया अध्याय शुरू कर चुका है। लेकिन क्या बहरा वाकई अपनी चालों से बाज आएगा? यह कहानी को और दिलचस्प बनाता है। देवरा रायप्पा की बहन को अपनी बहन के समान मानता था, इसलिए उसने जमकर शादी में हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया। चारों गांवों के मुखिया और लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन देवरा के कुछ दुश्मन भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए वहां आए थे। इनमें सबसे आगे बहरा और कुंजरा थे। हालांकि बहरा ने दिखावे के लिए देवरा से दोस्ती बढ़ाने की बात की और बातों बातों में उसे 3 मटके शराब पिला दी, जिससे देवरा पूरी तरह नशे में धुत हो गया। इसी बीच रायप्पा को पता चला कि बहरा और कुंजरा के लोग देवरा को मारने की साजिश रच रहे हैं। रायप्पा यह सुनकर घबरा गया और बहरा से सीधे बात करने पहुंचा। बहरा ने उसकी बहन को धमकी देते हुए कहा, आज रात या तो देवरा मरेगा या तेरी बहन, तुझे इनमें से एक को चुनना होगा। अपनी बहन को बचाने के लिए रायप्पा ने मजबूर होकर देवरा से झूठ बोला कि तट पर आज रात जहाज की चोरी होने वाली है। देवरा रायप्पा की बात मानकर तुरंत तट पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहे लोग खतरनाक और खूंखार थे। उन्होंने देवरा पर हमला कर दिया, लेकिन देवरा ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन सभी को बुरी तरह हरा दिया। सुबह होते ही गांव के लोग जब तट पर पहुंचे तो उन्होंने लाशों का ढेर देखा। वहीं एक जगह देवरा का लिखा हुआ संदेश था, जिसमें उसने कहा था कि वह समझ गया है कि गांव में रहकर वह इस लाल समुंदर की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वह यहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने समुंदर से चोरी करने की कोशिश की तो वह लौट कर आएगा। कहानी इसके बाद 12 साल आगे बढ़ जाती है। इन 12 सालों में समुंदर में एक भी चोरी नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि देवरा का खौफ अभी भी गांव के लोगों पर छाया हुआ है। कोई भी समुंदर में चोरी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि देवरा ऐसे लोगों को बख्शता नहीं। इन 12 सालों में देवरा का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन अब कहानी उसके बेटे वारा पर फोकस करती है। वारा हूबहू अपने पिता जैसा दिखता है, लेकिन उसमें देवरा जैसी बहादुरी और दृढ़ता नहीं है। वह लोगों से लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करता, बल्कि एक साधारण और शांत स्वभाव का व्यक्ति है।
यह दिखाता है कि वारा का रास्ता उसके पिता से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी पहचान और छवि अभी भी देवरा के साये में जी रही है। वारा एक ऐसा युवा था जो अपने पिता देवरा से बेहद नाराज था। देवरा के लंबे समय तक न लौटने की वजह से उसकी दादी और माँ हमेशा उसके इंतजार में रहती थी। वारा अक्सर कहता था, वो इंसान अपनी मर्जी से हमें छोड़कर जा चुका है, तो भला अब क्यों लौटेगा। इस गुस्से और नाराजगी ने वारा को कमजोर और डरपोक बना दिया था। कहानी में आगे थंगम नाम की लड़की का परिचय होता है, जो रायप्पा की बेटी है। थंगम के बड़े बड़े ख्वाब हैं और कभी वह देवरा को पसंद करती थी, लेकिन अब वह ऐसा साथी चाहती थी जो बहुत बहादुर हो, किसी योद्धा या बाहुबली की तरह। वहीं दूसरी तरफ बहरा अब बूढ़ा हो चुका था और 12 साल पहले वाली रात का सच सामने आता है। उस रात देवरा को मारने के लिए न तो बहरा गया था न रायप्पा, बल्कि कुंजरा गया था और उसी दौरान कुंजरा की मौत हो गई थी। अब कुंजरा का बेटा बड़ा हो चुका है और देवरा को मारने की कसम खा चुका है। हालांकि देवरा 12 साल से कहीं नजर नहीं आया। इस बीच गांव में बीमारी का प्रकोप बढ़ गया। गांव वालों का मानना था कि उन्होंने कई सालों से शस्त्रों की पूजा नहीं की, इसलिए बीमारियां फैल रही हैं। वारा यह समस्या रायप्पा के सामने रखता है और कहता है कि अगर बहरा से विनती की जाए तो शायद वह शस्त्रों की पूजा की अनुमति दे दे। रायप्पा यह सुनकर पूछता है, क्या तू संग्राम में उतरने को तैयार है? लेकिन वारा साफ मना कर देता है और कहता है कि वह लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूर खड़ी तंगा यह सब सुन रही थी और समझ चुकी थी कि वारा में अपने पिता देवरा जैसी बहादुरी नहीं है। वारा फिर उससे विनती करता है कि शस्त्रों की पूजा की अनुमति दे दी जाए, लेकिन बहरा उसकी बात को ठुकरा देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे गांव में शायद कोई मर्द नहीं बचा। हालात ऐसे थे कि हर साल की तरह इस बार भी शस्त्रों की पूजा बरा के गांव वाले ही करने वाले थे, क्योंकि संग्राम में भाग लेने वाला कोई और नहीं था। लेकिन तभी बरा अचानक सबको चौंकाते हुए घोषणा करता है कि वह संग्राम में भाग लेगा। शुरुआत में सभी को लगता है कि बरा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन वह मैदान में उतर जाता है। संग्राम के दौरान बरा को शुरू में बुरी तरह से पीटा जाता है। सभी को यही लग रहा था कि वह मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बहादुरी पर किसी को यकीन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बरा के अंदर अचानक गुस्सा भड़कता है। वह अपने डर और गुस्से को काबू में लाकर अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। उसकी लड़ाई में अब देवरा जैसी झलक दिखाई देती है। यह पल न केवल वारा के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आश्चर्य और गर्व का कारण बनता है। देवरा की बहन को छेड़ने और अपमानित करने का साहस बहरा के लोगों ने दिखाया, यह जानते हुए कि वह उनकी कमजोरी है। वे उसे ताना मारते और बुराभला कहते हुए बोलते, तेरा भाई वारा तो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, इसलिए वह तुझे बचाने भी नहीं आएगा। यह सुनकर उसकी बहन गुस्से से भर गई, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सकती थी। तभी दूर से वारा यह सब देख रहा था। अपनी बहन के प्रति हुए इस अन्याय को देखकर वह आग बबूला हो गया और गुस्से में बहरा के आदमियों पर हमला कर दिया। वारा ने बिना किसी झिझक के उन सभी को बुरी तरह से पीटा। यह देखकर वहाँ खड़े लोग दंग रह गए। वारा के अंदर अपने पिता देवरा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस घटना के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई कि वारा सचमुच अपने पिता का उत्तराधिकारी बन रहा है। हालांकि बहरा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वारा इतनी तेजी से ताकतवर और बहादुर बनता जा रहा है। इसके बाद बहरा और मुर्गा ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मुर्गा ने यह साफ कर दिया था कि वह तभी आगे बढ़ेगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि देवरा अब कमजोर हो चुका है और उनकी योजना में बाधा नहीं डाल पाएगा। बहरा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि देवरा अब वह पुराना योद्धा नहीं रहा, वह बूढ़ा हो चुका है और अपनी ताकत खो चुका है। दूसरी तरफ देवरा की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गांव में हर किसी को यह अफवाह सुनने को मिल रही थी कि देवरा अब जीवित नहीं है और यही बात उनकी हालत और खराब कर रही थी। सभी का मानना था कि अगर देवरा खुद अपनी माँ के सामने आ जाए तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगी। देवरा ने यह बात सुनकर अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। रात के अंधेरे में देवरा चुपचाप घर आया और माँ से मिला। माँ उसे देखकर तुरंत ठीक हो गई। यह दृश्य दिल को छूने वाला था। हालांकि बहरा के आदमियों को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने देवरा का पीछा किया, लेकिन वह उनकी पकड़ से बच निकला। यह देखकर बहरा ने निष्कर्ष निकाला कि देवरा अब पहले जैसा ताकतवर नहीं है। अगर वह सच में शक्तिशाली होता तो भागने के बजाय उनका सामना करता। इसके बाद बहरा ने मुर्गा से कहा कि देवरा अब उनके लिए खतरा नहीं है। उसने मुर्गा को यह भी बताया कि देवरा अब शायद बूढ़ा हो चुका है और यही मौका है उनके लिए माल चुराने का। मुर्गा ने सहमति जताते हुए अगले शनिवार को समुद्र से माल चुराने का दिन तय कर दिया। इस बीच गांव में वारा ने एक नई छवि बना ली थी। जहां पहले लोग उसे डरपोक और कमजोर मानते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी बहादुरी और जिम्मेदारी ने लोगों को यह एहसास दिला दिया था कि वह अपने पिता की तरह ही गांव का संरक्षक बन सकता है। हालांकि वारा के मन में अब भी अपने पिता को लेकर कई सवाल थे, जिनके जवाब उसे मिलने बाकी थे। रात के अंधेरे में जब वारा बहरा और उसके लोगों के साथ समुद्र में जहाज से चोरी करने पहुंचा, तो वह अंदर से डरा हुआ था। सभी को यह डर था कि किसी भी पल देवरा वहां आ सकता है। हालांकि वारा का डर दूसरों से अलग था, क्योंकि वह अपनी माँ की बातों और देवरा के खौफ के बीच फंसा हुआ था। दूसरी ओर वारा की माँ दौड़ते हुए सिप्पा के पास पहुंची और घबराहट में बताया कि उसका बेटा वारा समुद्र में चोरी करने के लिए गया है। वह देवरा के खौफ में थी और यकीन कर चुकी थी कि देवरा बरा को नहीं छोड़ेगा। सिंगप्पा ने उसकी बात सुनने के बाद एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उसने बताया
जिसे तुम देवरा समझती हो वही असली वारा है। यह सुनकर बरा की माँ अवाक रह गई। सिंगप्पा ने आगे समझाया कि 12 साल पहले असली देवरा समुद्र में एक भयानक लड़ाई के दौरान मारा गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद वारा ने अपने पिता की पहचान को अपने ऊपर ओढ़ लिया। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि गांव वाले देवरा का डर बनाए रखें और समुद्र में किसी की भी चोरी करने की हिम्मत न हो। यह सुनकर बरा की माँ हक्का बक्का रह गई। सिंगप्पा ने कहा, वारा ने देवरा की छवि को जिंदा रखा है क्योंकि वह जानता था कि अगर देवरा का खौफ खत्म हो गया तो गांव फिर से लूट, चोरी और खून खराबे की चपेट में आ जाएगा। वारा ने खुद को देवरा के तौर पर स्थापित किया और उस डर का फायदा उठाकर गांव की रक्षा की। दूसरी ओर समुद्र में बहरा और उसके लोग चोरी में व्यस्त थे। वारा, जो अब देवरा के नाम का बोझ ढो रहा था, अब उसके हर कदम पर उसका पिता का नाम दाव पर है। लेकिन उसी पल जहाज पर कोस्ट गार्ड आ गए और चारों तरफ अराजकता फैल गई। बहरा और उसके लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोस्ट गार्ड के पहुंचने से पहले वारा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वारा ने अपनी बहादुरी और चतुराई से कोस्ट गार्ड को चकमा देकर बहरा और उसके लोगों को बचाने का रास्ता निकाला। हालांकि इस बार उसने तय किया कि वह चोरी की इस दुनिया को खत्म करेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जब वह लौटकर गांव पहुंचा तो उसकी माँ और सिंगप्पा ने उसे देखा। सिंगप्पा ने बरा को गले लगाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को पहचानो और देवरा के नाम का सही मतलब समझाओ। यह रहस्य अब केवल मान, सिंगप्पा और वारा के बीच था। गांव के लोग अभी भी यह मानते थे कि देवरा ही उनकी रक्षा करता है। वारा ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अब अपने पिता के नाम और अपनी पहचान को सही मायनों में जिंदा रखेगा। फिल्म का अंत एक गहरे और चौंकाने वाले सस्पेंस के साथ होता है, जो दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। सिंगप्पा जब ऑफिसर को पूरी कहानी सुना रहा होता है, तब तक बरा का साहस और देवरा का डर पूरी तरह स्थापित हो चुका होता है। सारा गांव और समुद्र के लोग अब भी इस बात पर यकीन करते हैं कि देवरा का खौफ जिंदा है। वारा ने अपने पिता की बनाई हुई छवि को न केवल कायम रखा बल्कि इसे और मजबूत बना दिया। लेकिन जैसे ही सिंगप्पा कहानी खत्म करता है, ऑफिसर एक सवाल उठाता है जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर देवरा ने सभी दुश्मनों को मार दिया था तो देवरा को मारा किसने? यह सवाल केवल ऑफिसर के मन में नहीं बल्कि दर्शकों के दिल में भी गूंजता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि 12 साल पहले देवरा को उसके बेटे बरा ने ही मारा था। यह खुलासा न केवल कहानी को गहराई देता है बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि बरा ने ऐसा क्यों किया। बरा का यह कदम शायद आत्मरक्षा में था, या फिर उसने यह महसूस किया होगा कि देवरा का डर गांव के लिए जरूरी है, लेकिन खुद देवरा की मौजूदगी विनाशकारी हो सकती है। शायद वह अपने पिता के उस रास्ते से असहमत था जो केवल खून खराबे और डर के सहारे चलता था। फिल्म इस सवाल का जवाब नहीं देती कि बरा ने अपने पिता को क्यों मारा, लेकिन यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब सिंगप्पा बरा की पीठ पर बने उसी निशान की ओर इशारा करता है जिसे देवरा ने दुश्मनों पर बनाया था। यह दर्शाता है कि बरा ने न केवल अपने पिता की विरासत संभाली बल्कि उसे अपनी पहचान के साथ जोड़ दिया। फिल्म के आखिरी फ्रेम में समुद्र की लहरें उठती हैं और बरा अकेले किनारे पर खड़ा दिखता है। यह थी देवरा फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने भक्षक नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।